Subscribe our channel, The Diplomatic Mirror, and press the bell icon to get notified about our new videos. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज शंभू शरण दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का द डिप्लोमेटिक मिरर के इस वीडियो में। गलवान इंसिडेंट के बाद डिप्लोमेसी के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत को चाइना से संबंधित कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज़ पे अपने स्टैंड को चेंज करना चाहिए, या यूँ कहें कि कुछ डिप्लोमेटिक स्टैंड पे अपना जो स्टैंड है उसे और एग्रेसिव करना चाहिए। कई सारे ऐसे डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं लाइक ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना सी, वियतनाम, उइगर मुस्लिम, तिब्बत इशू और कई सारे इकोनॉमिक फ्रंट। गलवान इंसिडेंट ने निश्चित रूप से भारत को एक मौका दे दिया कि वो जो चाइना के जाल में फंसा हुआ था, यूँ कहें कि मजबूरी थी फंसना, वहाँ से वो बाहर जा सकता है और वेस्ट की तरफ देख सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो सप्लाई चेन चाइना ने 20-30 साल की मेहनत करके बनाई है उससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपने स्टैंड को बदल तो सकते हैं, थोड़ा और एग्रेसिव कर सकते हैं जिससे हम चाइना को बैलेंस कर सकें। तो उसी कड़ी में ये सीरीज़ शुरू किया गया है टीम TDM के द्वारा और उसका पहला एपिसोड ताइवान पे है। इसके बाद अलग अलग इशूज़ पे कंटिन्यूसली एपिसोड आते रहेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि गलवान इंसिडेंट के बाद इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो अलग अलग इश्यूज़ पे कैसे चेंज होने वाली है, या चेंज हो सकती है, या चेंज करनी चाहिए। तो आइए लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को वन चाइना पॉलिसी से। चाइना जिसका ग्रैंड प्लान 2049 है, उस प्लान के अकॉर्डिंग वो एक ग्रेटर चाइना का कॉन्सेप्ट लेके सामने आएगा। उस पर वन चाइना पॉलिसी का बहुत बड़ा महत्व है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब कि 2049 तक ताइवान, हांगकांग, मकाओ ये सारे चीन के पार्ट हो जाएंगे। वो अभी भी इन्हें पार्ट मानता है लेकिन एक पूरी तरीके से सोवरेन पार्ट बना लेगा। अब थोड़ा सा हम इसके बेसिक्स को समझते हैं। ताइवान जो इशू है वो दो देशों के बीच का इशू है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आज का ताइवान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे मेनलैंड ऑफ चाइना कहते हैं, मतलब आज का चाइना। इन दो देशों के बीच का है। आप लोकेशन देख सकते हैं कैसे चाइना पे क्लेम करने वाला ताइवान यहाँ आ गया, यहाँ जो चाइना है वो यहाँ कैसे जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, इसे आके समझते हैं। चाइना की जो नेशनल गवर्नमेंट थी KMT, वो सिविल वार में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा पराजित हुई 1949 में। जो KMT गवर्नमेंट थी वो वहाँ से एग्जाइल कर गई ताइवान में और KMT ने अपने गवर्नमेंट को वहीं से कंटिन्यू किया और पूरे चाइना के लोगों को वहीं से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, उस आइलैंड ताइवान आइलैंड के भी लोगों को और मेनलैंड चाइना को भी। इस कड़ी में वाशिंगटन और अन्य कई सारे पश्चिमी पावर्स उनका साथ देने लगे रिपब्लिक ऑफ चाइना का, आज के ताइवान का। इसका रीज़न था क्योंकि कोल्ड वार का दौर था और कम्युनिस्ट पार्टी का रूल मेनलैंड ऑफ चाइना था। तो निश्चित रूप से वेस्टर्न पार्टी जो अमेरिका के नेतृत्व में थी वो कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का साथ तो देगी ही नहीं, कम्युनिस्ट दल का, तो इसीलिए उन्होंने ताइवान का साथ दिया। इसके बाद 1971 तक US का पोजीशन ऐसा ही रहा। लेकिन 1971 में जब निक्सन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ताइवान को जो अधिकार दिए गए थे वेस्टर्न कम्युनिटी द्वारा, वो अधिकार ताइवान से हटा करके मेनलैंड चाइना यानी कम्युनिस्ट चाइना को दे दिया गया। और UN में 1971 में ताइवान अपने अधिकारों को खो दिया, चाइना को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार खो दिया और वाशिंगटन ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, यानी जो मेनलैंड चाइना है उसको 1971 में रिकॉग्नाइज कर दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है 1992 का। एक एग्रीमेंट हुआ ताइवान और आज के चाइना के बीच में जिसे कंसेंसस कहा जाता है। उस पर यह बोला गया कि हम ये बात नहीं कहेंगे कि चाइना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम चाइना को एक ही चाइना मानेंगे, मतलब वन चाइना का ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, उसके इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। मसलन मेनलैंड चाइना के लिए वन चाइना की व्याख्या कुछ और हो सकती है
ताइवान के लिए वन चाइना की व्याख्या कुछ और हो सकती है, लेकिन वन चाइना के कॉन्सेप्ट पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये यूं कहें कि वन चाइना का कॉन्सेप्ट खतरे में नहीं है। और ये जो कंसेंसस था वो ये भी सुनिश्चित करता था कि ताइवान कभी आज़ादी की मांग नहीं करेगा। मतलब ताइवान ये नहीं कहेगा कि हमें चाइना से आज़ादी चाहिए, क्योंकि ताइवान तो कहता है कि वो उत्तराधिकारी है ग्रेटर चाइना का, जबकि मेनलैंड चाइना ये कहता है कि वो उत्तराधिकारी का कोई सवाल ही नहीं होता, वो तो चाइना है ही अपने आप में। एक फेमस तस्वीर है उस 1992 के कंसेंसस की। लेकिन क्या जो ये बातें थी उस कंसेंसस में कि ताइवान कभी अपनी आज़ादी नहीं मांगेगा, वन चाइना का कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्सल टाइप का है, उस पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो क्या आज के समय में जायज़ है? अब बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट हाल फिलहाल में शुरू हुई और उसका सबसे बड़ा एक चेंजिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बनी साई इंग वून, जो करंट प्रेसिडेंट हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ताइवान की, उन्होंने 1992 के कंसेंसस को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 1992 के कंसेंसस को नहीं मानते। जनवरी में जब वो इलेक्ट हुई तो उन्होंने अपना स्पीच दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वन कंट्री टू सिस्टम फ्रेमवर्क एडवांस बाय बीजिंग अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने ये कहा कि वो बीजिंग के द्वारा फ्रेमवर्क किया गया है वन कंट्री टू सिस्टम का, कि एक ही कंट्री है, जो ग्रेटर चाइना का कॉन्सेप्ट, जो वन चाइना पॉलिसी का है, वन कंट्री टू सिस्टम, एक ही कंट्री लेकिन दो सिस्टम है, ताइवान के लिए अलग, मेनलैंड चाइना के लिए अलग, ऐसा बीजिंग का फ्रेमवर्क है। उन्होंने कहा कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। जब इन्होंने ये बात कही, और ये कोरोना के दौर की बात है, सारी दुनिया जो है चाइना के अगेंस्ट एक ग्रुप बनाने लगी। अमेरिका जो सबसे ज़्यादा प्रभावित, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 3 मिलियन से ऊपर केसेस, 3.19 मिलियन केसेस हो चुके हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 32 लाख के करीब केसेस हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री है यूएस। अब यूएस के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली साइन किया है ताइपे एक्ट पे। अब ताइपे एक्ट उन सारे लोगों के लिए है जो ताइवान को अंडर एस्टिमेट करेंगे, जो ताइवान के साथ अपने रिलेशन को नहीं बनाना चाहेंगे, उनके लिए एक तरीके का ये थ्रेट कॉल तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ वार्निंग जरूर कहूँगा। और इस बिल के अंतर्गत यूएस ने ये कहा है कि जो भी देश जो ताइवान को अंडर एस्टिमेट कहेंगे या ताइवान के प्रति नकारात्मक भाव रखेंगे या ताइवान के एक्सेप्टेंस को नहीं मानेंगे, उनके साथ यूएस का इकोनॉमिक, सिक्योरिटी या डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जो है वो कम हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये जो एक्ट है वो ताइवान को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे प्रतिनिधित्व देने की बात कह रहा है। और यूएस हर वो टूल्स, हर वो टैक्टिक्स अपनाएगा या अपनाने जा रहा है या अपना रहा है जिससे ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे प्रतिनिधित्व मिल सके और मान्यता मिल सके। क्योंकि जो ग्रैंड प्लान ऑफ चाइना है, चाइना का 2049 को, जिसमें वो ताइवान को भी एनेक्स कर ले या फिर वन कंट्री टू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उसको रूल करे। हांगकांग को एनेक्सेशन की बात कही रहा है, सिक्योरिटी लॉज उस पर आई गए हांगकांग का, जिसकी बात हम अगले वीडियोज़ में करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में अपने। तो वो नहीं चाहता, क्योंकि ताइवान का इशू काफ़ी अहम है चाइना के लिए। और ताइवान एक सॉफ्ट कोर, एक ऐसी दुखती रग है चाइना की, जिस पे हाथ रखेगा यूएस तो काफ़ी दर्द होना लाजमी है चाइना को। अब इंडिया और चाइना हमेशा से ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया रहा है इंडिया के प्रति। इंडिया की एक डिप्लोमेसी रही है कि कभी हम उसके घरेलू मामलों में, लाइक तिब्बत या चाइना के बारे में, ताइवान के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे चाइना कुछ ज़्यादा एग्रेसिव व्यवहार अपनाए। लेकिन हाल फिलहाल के समय में ताइवान से भारत के रिश्ते बदलने शुरू हो गए हैं। खास करके इस कालखंड में जिस तरीके से चाइना का रवैया रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर रहा हो या हमारे बॉर्डर्स को लेकर रहा है, उससे रवैया बदलना लाजमी है। हाल फिलहाल में इसका उदाहरण हमें मिला जब ओथ सेरेमनी हुई ताइवानी प्रेसिडेंट की, तो वहाँ का जो इंडिया ताइवान एसोसिएशन है, जिसके हेड हैं सोहांग सेन, उनके नेतृत्व में जो है एक जॉइंट मैसेज दिया गया। 2 एमपीज़ ने वर्चुअली अटेंड किया उस ओथ सेरेमनी को। मीनाक्षी लेखी जो न्यू दिल्ली से एमपी हैं और राहुल कसवर जो चीरू राजस्थान से एमपी हैं, उन्होंने इस वर्चुअली सेरेमनी को अटेंड किया और उन्होंने ताइवान को एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री प्रेस किया। ध्यान रहे कि इंडियन
एम्बेसी या इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। ये 2 इंडिविजुअल एमपीज का बयान था। लेकिन चूंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ताइवान के साथ, सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन है, लेकिन जहां हम ताइवान के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इंडिया ताइवान ताइपे एसोसिएशन के आड़ में ही होते हैं। और ऐसे एसोसिएशन बनते ही इसीलिए हैं जिसके पीछे से हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकें। ताइवान ने भी काफ़ी बड़ा समर्थन दिया हमें गलवान इंसिडेंट में। ताइवान का नेशनल न्यूज़पेपर है ताइवान न्यूज़, पूरे विश्व में इस इमेज की चर्चा हुई जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि फोटो ऑफ द डे इंडिया रामा टेक्स ऑन चाइना ड्रैगन। इस पूरे वर्ल्ड में ये वायरल हुआ और काफ़ी प्रशंसा हुई ताइवान की भारतीय परिप्रेक्ष्य से। तो ये दिखाता है कि ताइवान और भारत के संबंध आने वाले समय में वैसे तो नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। निश्चित रूप से इनमें प्रगाढ़ता बढ़ेगी, जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघलेगी, और इसके तुलना में भारत और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो अलग अलग इशू पे चेंज होने वाले हैं। लास्ट में जाते जाते ताइवान प्रेसिडेंट का ये कहना, इन्होंने 1 कंट्री 2 सिस्टम को नो कहा है और उस कंसेंसस को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए इन्होंने अपनी हामी भरी है, इन्होंने अपनी तैयारी दिखाई है और इन्होंने फर्मली बोला है कि हम 1 कंट्री 2 सिस्टम नहीं मानते, हमारा ताइवान है। अब देखते हैं क्या 1 चाइना का कॉन्सेप्ट रह पाएगा या क्या। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि भारत को अपने टैक्टिक्स बदलने होंगे और उस तरीके के डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं चाइना को ये सोचने को मजबूर कर दे कि चाइना इस तरह नहीं हो सकता कि इंडिया उसके जो डिप्लोमेटिक उसके जो इश्यूज़ हैं घरेलू उस पर कुछ ना बोले और वो पाकिस्तान के साथ बोलता रहे या हमारे बॉर्डर में नकारात्मक गतिविधियाँ फैलाते रहें। धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।